हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 13 के क्वेश्चंस और उसके आंसर के अप्रोचेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे कि पहले की जो भी वीडियोस हैं वो सब यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आज का टॉपिक समझ लेते हैं। द टॉपिक सेज इंडियन पॉलिटिकल थॉट, स्पेशली महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर। तो इससे पहले कि जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के मेन टॉपिक्स थे उन सबको हमने ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बेस्ड है। ऑलराइट, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारा डॉक्टर अंबेडकर के जो सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। उसी चीज को हम पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो ऑन टू द अप्रोच ऑफ द आंसर। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? द क्वेश्चन सेज दैट पॉलिटिकल टायरनी इज नथिंग कंपेयर टू द सोशल टायरनी एंड अ रिफॉर्मर हु डिफाइज सोसाइटी इज मोर करेजियस देन अ पॉलिटिशियन हु डिफाइज गवर्नमेंट। ये एक स्टेटमेंट है डॉक्टर अंबेडकर की। इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये बोलता है दैट एनालाइज द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर्स व्यूज ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, 15 मार्क का जो 15 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 250 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना था। ऑलराइट, अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 मेन कीवर्ड्स है। पहला कीवर्ड है इट सेज पॉलिटिकल टायरनी और जो सेकंड कीवर्ड है दैट सेज सोशल टायरनी। राइट, तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि आफ्टर ऑल टायरनी क्या होती है। तो सिंपल वर्ड्स में टायरनी का मीनिंग होता है वन पर्सन रूल। ठीक है, वन पर्सन रूल मतलब जब भी कोई एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, कम्युनिटी को, किसी कम्युनिटी को या फिर नेशन को रूल करना स्टार्ट कर दे तो हम कह सकते हैं कि वो एक टायरनी चल रही है ना। टायरनी ऑफन एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है बिकॉज हम ऐसा देखते हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के पास पावर्स जाती हैं, जब रूलिंग करने के लिए एक सिंगल पर्सन को चूज किया जाता है तो हमेशा ये अपने पावर्स का मिसयूज करता है। ठीक है, इस पावर्स का मिसयूज होता है, इसलिए बोला जाता है कि एक टायरनी वाला कंसेप्ट आता है, इसलिए एक नेगेटिव कंसेप्ट है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो पॉलिटिकल टायरनी है वो कम खतरनाक है एज कंपेयर टू सोशल टायरनी। मतलब कि समाज के अंदर जो टायरनी आ जाती है, मतलब समाज के अंदर जब एक पर्टिकुलर सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन का बहिष्कार करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उनको डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल टायरनी। पहला स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा रिफॉर्मर या फिर कोई भी ऐसा लीडर जो कि सोसाइटी के टायरनी को खत्म करने के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट स्टैंड लेता है वो ज्यादा करेजियस है एज कंपेयर टू कोई ऐसा पर्सन जो कि पॉलिटिकल टायरनी को रोकने के लिए पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में कोई स्टैंड लेता है। राइट, फिर से समझिए, यहां पर बोल रहा है कि एक पॉलिटिकल टायरनी है, एक सोशल टायरनी है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर का बोलना यह है कि सोशल टायरनी को रोकने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सोसाइटी के अगेंस्ट में खड़ा होता है, राइट, और कोई दूसरा पर्सन है जो कि पॉलिटिकल टायरनी को रोकने के लिए वो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम की उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, तो इसमें जो सोसाइटल ये है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, मतलब जो सोसाइटल रिफॉर्मर है ही विल बी मोर एक्नॉलेज्ड बाय द पीपल एज कंपेयर टू एक पॉलिटिकल जो रिफॉर्मर है। ठीक है, यही वो स्टेटमेंट है जिसको एक्चुअली हमें यहाँ पर डिफाइन करना है और इसी स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बारे में बोला गया है। ठीक है, और एनालाइज करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर के जो व्यूज थे सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज को हमें आगे लेकर चलना है। राइट, अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम सेम मेथड्स को यूज करेंगे जैसा हम अभी तक करते आए हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको उन जो बिगर पिक्चर है, बिगर पिक्चर को डिफाइन करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिगर पिक्चर क्या है? डॉक्टर अंबेडकर। राइट, और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है। यू हैव टू टेल कि एग्जैक्टली जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स थे। राइट, मेन आर्किटेक्ट्स थे। साथ ही साथ उनको टॉलेस्ट लीडर कहा जाता है, टॉलेस्ट लीडर ऑफ दलित कम्युनिटी। राइट, दलित कम्युनिटी का सबसे टॉलेस्ट लीडर कहा जाता है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं इनको मॉडर्न मनु कहा जाता है, मॉडर्न मनु कहा जाता है। क्यों? बिकॉज मनु जो थे उन्होंने एंशियंट टाइम में एक मनुस्मृति लिखी थी जिससे उस टाइम का सोशल लॉज, रिलीजन्स, इन सबको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता था। सिमिलरली डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसको हम आज के टाइम में सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, इन सबको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। राइट, इसलिए इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। तो पॉइंट इज आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बता सकते हैं एज टू क्या उनका रेलिवेंस रहा है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस रही है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, नाउ द मोमेंट आपने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बता दिया, अब आपको अपने बॉडी पार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है कि आप बता सको कि क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है वो आप डायरेक्टली समझ गए हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वर्सेस सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या लिंकेज है डेमोक्रेसी से। क्या डॉक्टर अंबेडकर जो है वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते थे या फिर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बोलते थे, राइट? तो एक चीज ध्यान रखना है, देखो डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है जहां पर पावर इज विद द पीपल, लोगों के पास पावर है। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए काम कर रहे थे कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके पास पावर है। तो ये चीज तो श्योर है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे थे, मतलब डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बिकॉज इसमें जो पावर है वो पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथों में कंसंट्रेट नहीं होती है, रादर ये जो पर्टिकुलर पावर्स होती है वो सोसाइटी के हर सेक्शन में प्रॉपर्ली डिवाइड होती है, प्रॉपर्ली सबके पास रहती है। ठीक है, ये चीज समझ गया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर डेमोक्रेसी को इसलिए भी फॉलो करते थे बिकॉज उनका मानना था कि जो डेमोक्रेसी है वो हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चांसेस, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए, इसके कारण हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास इक्वल चांसेस रहते हैं, इक्वल चांसेस रहते हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया था वो किया था अनटचेबल्स के लिए। ठीक है, हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे, बट अनटचेबल्स हो गए, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए, मार्जिनल सेक्शंस हो गए, वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, राइट? इन सबको अपलिफ्ट करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया था। और जब भी आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो इंडिया के अंदर अगर आप एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करोगे तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो अनटचेबल्स के लिए, मार्जिनल सोसाइटी के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम करती है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह स्टार्ट करती है, राइट? तो इसी ही चीज के कारण डॉक्टर अंबेडकर जो है वो डेमोक्रेसी के एडवोकेट थे, मतलब डेमोक्रेसी को वो प्रपोज करते थे, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, अब देखो जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। बट डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इट इज नॉट जस्ट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो सिर्फ एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रादर डेमोक्रेसी शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। मतलब डेमोक्रेसी को आपको कुछ इस तरीके से जीना है, अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके से अपनाना है कि आप आपको जस्ट बिकॉज एक लॉ है या फिर जस्ट बिकॉज एक रूल है इसीलिए हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट नहीं करना है। रादर ये डेमोक्रेसी जो है आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, मतलब आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ये भावना आनी चाहिए कि आपको हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट करना है, राइट? तो गांधी, जो डॉक्टर अंबेडकर था, उनका ये मानना था कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रादर वो एक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, एक चीज और, अब यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, जब भी आप डेमोक्रेटिक वर्ड सुनते हो तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा पॉलिटिकल स्फीयर में होता है। आपको याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पॉलिटिकल के मीनिंग समझा था। पॉलिटिकल का मीनिंग होता है पब्लिक स्फीयर, मतलब जो डेमोक्रेसी है बेसिकली पब्लिक स्फीयर के अंदर होती है। मतलब कि जब भी आप पॉलिटिकल स्फीयर में जाओगे, मतलब कि पॉलिटिक्स के स्फीयर में जाओगे, तो वहां पर आप डेमोक्रेसी की जो मीनिंग है उसको मेंटेन कर सकते हो। बट क्या डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी के अंदर होती है? क्या हमारे पर्सनल स्फीयर्स के अंदर होती है? क्या हमारे इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर होती है? देखो डेमोक्रेसी इन पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर होती है या फिर नहीं होती है वो एक डिफरेंट डिबेट है, बट डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि इन तीनों के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर नहीं, अदर सोशल स्फीयर, पर्सनल स्फीयर, एथिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, हर एक डिफरेंट स्फीयर के अंदर हमें डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए, राइट? हमें हर एक पर्सन को इक्वल पावर्स देनी चाहिए, हमें जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनको अपलिफ्ट करने के बारे में बात करना चाहिए। और इस तरीके से आफ्टर ऑल हम एक्चुअली एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं, एक ऐसी कंट्री बना सकते हैं जिसके अंदर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उसको इक्वालिटी दी जाती है, राइट? इसलिए जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो डेमोक्रेसी को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होना चाहिए, डेमोक्रेसी होगा तभी वल्नरेबल सेक्शन जो है अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएगी। अब देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनके लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो उन्होंने अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए किया था। अनटचेबल्स जो कि सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, जिसको लोग टच करना भी पसंद नहीं करते थे, बिकॉज जो हायर क्लास के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि अगर इन लोगों को मैंने टच कर लिया तो मैं इम्प्योर हो जाऊंगा, मतलब इनको इम्प्योर कंसिडर किया जाता था, राइट? सो दिस वाज अ प्रॉब्लम। तो इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम दिया है। तो देखिए उनका मेन चीज ये था कि जितने भी अनटचेबल्स हैं या फिर जितने भी लो कास्ट के लोग हैं इन सबको अपलिफ्ट करना है, राइट? और अपलिफ्ट करके कुछ इस तरीके से अपलिफ्ट करना है कि सोसाइटी के अंदर उनको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारे के सारे जितने भी राइट्स हैं उनको ये सब के सब मिलने चाहिए, राइट? अगर वो ये सब जितने भी अनटचेबल्स हैं, जितने भी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है,
उन लोगों को अगर ये सारे के सारे बिलीफ सिस्टम्स, उन सबको ये सारे राइट्स मिल गए, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा नेशन जो है वो एक प्रोग्रेस की राह पर आएगा, तब जाकर हम अपने नेशन को प्रोग्रेस के रास्ते पर लेके जा सकते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर हम समझें, डॉक्टर अंबेडकर का मानना यह है कि इंडिया को एज ए कंट्री अगर प्रोग्रेस करना है तो जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, स्पेशली जो अनटचेबल्स है, उनका इस पर्टिकुलर टाइप के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को हटाए बिना हमारी कंट्री आगे डेवलप नहीं कर सकती, या फिर कोई भी कंट्री एक्चुअली डेवलप नहीं कर सकती, राइट। अब देखो किस तरीके से आफ्टर ऑल हम अनटचेबिलिटी को हटा सकते हैं, किस तरीके से हम अनटचेबिलिटी को एंड कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि अगर आपको अनटचेबिलिटी को एंड करना है, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी कास्ट सिस्टम को ही खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज देखो कास्ट के अंदर एक हायरार्की बन गई है, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड अनटचेबल्स। तो ये अनटचेबल्स जो है वो कास्ट सिस्टम का एक काइंड ऑफ पार्ट बन गए हैं। ऑल्दो अनटचेबल्स कास्ट सिस्टम के अंदर आते नहीं है, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ, दे आर एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना, एक रिजल्ट है। मतलब अगर कास्ट सिस्टम ही ना हो तो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज देखो कास्ट सिस्टम नहीं होगा तो ये हायरार्की जो होती है क्लासेस की, कोई हायर क्लास का है, कोई लोअर क्लास का है, ये हायर लोअर क्लास का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। एंड द मोमेंट ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ये अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है ये भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या बात करते हैं, अंबेडकर किस तरीके से बताते हैं कि आफ्टर ऑल हमें अनटचेबिलिटी को फिनिश किस तरीके से करना है। तो देखो अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी को काइंड ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्लेवरी के साथ कंपेयर करते हैं। स्लेवरी आप जानते हो, अनटचेबिलिटी जिस तरीके से एक इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, और एंशिएंट टाइम में और मिडिवल टाइम में स्लेवरी जो था वो वेस्टर्न सोसाइटी का एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है, सो डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है काइंड ऑफ स्लेवरी की तरह है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, जो अनटचेबल्स है वो एक इंस्लेव्ड है, मतलब वो स्लेवरी के अंदर है, किसके द्वारा, हिंदू कास्ट के द्वारा, स्पेशली जो हायर क्लास है उनके द्वारा, राइट। तो हिंदुइज्म में जो हायर क्लास के लोग हैं वो लोग अनटचेबल्स को काइंड ऑफ स्लेव की तरह मानते हैं, स्लेव की तरह कंसिडर करते हैं, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हायर क्लास के लोग हैं ये खुद भी तो काइंड ऑफ इंस्लेव्ड है, किस चीज से, बाय देयर रिलीजन, बाय देयर रिलीजन स्क्रिप्चर्स, बाय देयर रिलीजियस टेक्स्ट, बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ दोज पीपल जो कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर उसको इंक्रीज करते हैं, राइट। तो देखो सिंपल वर्ड्स में समझो तो डॉक्टर अंबेडकर ये बोलते हैं कि जिस तरीके से अनटचेबल्स खुद काइंड ऑफ इंस्लेव्ड है हायर क्लास के अंदर, तो हायर क्लास खुद भी छोटी सोच के कारण इंस्लेव्ड है। मतलब वो रिलीजन से बाहर निकल नहीं पा रही है, वो अपने क्लास जो उनको डोमिनेशन मिल गया, क्लास बेनिफिट मिल गया, उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राइट। तो इस चीज के लिए डॉक्टर अंबेडकर एक किताब लिखते हैं, एनालाइजेशन ऑफ कास्ट, एनालाइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। और उसके अंदर वो एक कंसेप्ट देते हैं, वो बोलते हैं कि जितने भी वेदास हैं, जितने भी स्मृतिज हैं, स्पेशली जो मनुस्मृति जिसने बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट किए थे मैन और वुमेन के बीच में, डिफरेंट सोसाइटी के बीच में, बोल रहे हैं कि इन सबके ऊपर एक डायनामाइट रखो और इन सबको ब्लास्ट कर दो। डायनामाइट का सीधा सा मतलब है कि एक बॉम्ब रखो और एक ब्लास्ट कर दो। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो ये जो बॉम्ब डायनामाइट है ये सब एक सिंबॉलिक वर्ड है। सिंबॉलिक वर्ड का सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर ये अपील करते हैं लोगों से कि आप सबको ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए, वेद स्मृति ये सब फॉलो नहीं करनी चाहिए। रादर आपको अपने खुद के दिमाग लगाकर ये सोचो कि क्या अनटचेबिलिटी हमारे सोसाइटी के अंदर सही है, क्या अनटचेबल्स का अपना खुद का जीने का अधिकार नहीं है, क्या उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि अगर तुमको अनटचेबिलिटी को मतलब फिनिश करना है तो सबसे पहले तुम्हें कास्ट सिस्टम को फिनिश करना पड़ेगा। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो कास्ट सिस्टम को फिनिश करने के लिए आपको पूरा हिंदुज्म ही फिनिश करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हिंदुज्म के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो बुरी तरीके से एम्बेडेड हो चुका है। मतलब कि जो कास्टिज्म है, कास्ट सिस्टम है, वो हिंदुज्म का एक काइंड ऑफ एक अभिन्न अंग बन चुका है, मतलब एक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी बन चुकी है, राइट। सो आपको कास्टिज्म को फिनिश करने के लिए हिंदुज्म को फिनिश करना पड़ेगा। कास्टिज्म को फिनिश किए बिना आप हिंदुज्म को फिनिश कर नहीं सकते, राइट। और हिंदुज्म को फिनिश किए बिना आप कास्टिज्म को फिनिश नहीं कर सकते। सिमिलरली जब तक आप कास्टिज्म को फिनिश नहीं करेंगे तब तक आप अनटचेबिलिटी को फिनिश कैसे करेंगे? बिकॉज जैसा हमने ऊपर प्रूव किया, जो ये हमारा अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है वो एक्चुअली कास्ट सिस्टम के कारण ही अपलिफ्ट हुआ है, कास्ट सिस्टम के कारण ही आया है, राइट। तो ये सब वो बोलते हैं कि किस तरीके से आफ्टर ऑल हमें अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। तो देखो ये जितने भी अनटचेबिलिटी की बातें हैं, कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बातें हैं, ये सब एक्चुअली वो सोशल टायरनी के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, ये सोशल टायरनी के साथ हम इसको लिंक करना है हमें। बिकॉज सोसाइटी के अंदर टायरनी क्या है? सोसाइटी के अंदर यही तो है कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो टायरेंट्स की तरह काम करते हैं, और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके ऊपर टायरनी होती है, उनको काइंड ऑफ ये प्रॉब्लम्स होती है, राइट। सो हायर और लोअर क्लास के बीच का जो डिफरेंस है वही एक्चुअली टायरनी का सबसे बड़ा कारण है, और इसी कारण जो सोशल टायरनी है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो इसलिए जो हमारे क्वेश्चन है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर जो सोशल टायरनी है दैट इज मोर प्रोपोनेंट देन पॉलिटिकल टायरनी। तो क्या ये चीज सही है? देखो अगर आप पॉलिटिकल टायरनी की बात करो तो पॉलिटिकल टायरनी का सीधा सा मतलब क्या है कि एक सिंगल पर्सन है जो कि रूल में है या फिर जो पावर में है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑन योर बिहाफ, वो आपके बदले के सारे डिसीजंस ले रहा है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जो आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो आपके पास नहीं है।
मतलब जब भी आपका पॉलिटिकल टायरनी का प्रॉब्लम आएगा तो आपके पास क्या नहीं होगा, यू विल नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन अगर हम सोशल टायरनी की बात करें तो देखो, सोशल टायरनी को समझो। सोशल टायरनी का सीधा सा मतलब है कि एक ही सोसाइटी के अंदर भी तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज बन जाते हैं, राइट। एक अपर क्लास जो है उसके नीचे एक और लोअर क्लास होता है, इसके नीचे भी अपना एक लोअर क्लास होता है, ऐसे करके। तो दिस पर्टिकुलर क्लास जो है दिस इज बेटर देन दीज टू, लेकिन इट इज नॉट बेटर देन द अपर क्लास, राइट। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल टायरनी के अंदर ज्यादा है, मतलब सोशल कॉन्फ्लिक्टिंग जो आइडियाज है उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ये सब हमारी सोसाइटी जो है वो आपस में एक दूसरे को ज्यादा प्रॉब्लम्स देती है एज कम्पेयर टू जितना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एज अ होल हमें कितनी प्रॉब्लम्स दे सकता है, राइट। तो इसीलिए वो बात करते हैं कि ऐसे लीडर्स जो कि सोशल टायरनी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल टायरनी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि डॉक्टर अंबेडकर ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल टायरनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि पॉलिटिकल टायरनी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल टायरनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोशल टायरनी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल शब्दों में समझें तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना यह है कि अगर हम सोशल टायरनी को सॉल्व कर देंगे तब हम पॉलिटिकल टायरनी, इकोनॉमिक टायरनी, और भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमने बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट अगर हमने सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, सोसाइटल जितने भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व नहीं किए, कास्ट सिस्टम का इशू सॉल्व नहीं किया, तो काइंड ऑफ कोई बहुत बड़ा फायदा होगा नहीं। बिकॉज हो सकता है कि हम पॉलिटिकल सेंस में आजाद हो जाए, हम पॉलिटिकल सेंस में इंडिपेंडेंट हो जाए, बट सोशल सेंस में हम कहीं ना कहीं तब भी गुलाम ही रह जाएंगे। सोशल सेंस में जो हायरार्की का रूल है ये कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, अगर किसी भी सोसाइटी को हमें अपलिफ्ट करना है तो सबसे पहले आप वहां के लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड कीजिए। वन सोशल जस्टिस मिल जाता है तब आप उसको पॉलिटिकल जस्टिस दीजिए, तब आप उसको इकोनॉमिक जस्टिस दीजिए, तब बाकी सारे जस्टिस प्रोवाइड करो, बट सबसे पहले उसको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर सबसे पहले अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, राइट। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर टाइम एंड अगेन सोशल डेमोक्रेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड जितने भी डिफरेंट टाइप के डेमोक्रेसीज है, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ गए कि एग्जैक्टली आफ्टर ऑल क्यों सोशल डेमोक्रेसी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों इतनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंस सोशल डेमोक्रेसी को दी जाती है। देखो, आप यहाँ पर एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि अगर आप सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें कि मान लो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल जाती है बट सोशल डेमोक्रेसी नहीं मिलती, बट ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल गई बट सोशल डेमोक्रेसी नहीं मिली, तो इसका सबसे बड़ा फॉल आउट क्या होगा। मान लेते हैं कि इंडिया प्री इंडिपेंडेंट एरा में अगर हम बात करें तो उनको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल गई, मतलब कि इंडिया आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, बट इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या होगा, आजाद होने के बाद एक हायरार्की बन जाएगी कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोग रूल करेंगे लोअर क्लास के ऊपर। तो काइंड ऑफ इनको तो आजादी मिल गई, बट जो नीचे क्लास के लोग हैं उनको तो अभी भी आजादी नहीं मिले, वो तो पहले भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑप्रेस किए जाते थे, अभी अपर क्लास के द्वारा ऑप्रेस किए जाएंगे, राइट। तो काइंड ऑफ सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई फायदा ही नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आप इस चीज को समझ गए, इस चीज को आप प्रॉपर्ली समझ गए, ठीक है। अब देखिए, इस आंसर को एंड कैसे करना है। इस आंसर को आप एंड कर सकते हो ये बोल के कि आफ्टर ऑल डॉक्टर अंबेडकर जो ये सब कर रहे थे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था हमारे जो डिफरेंट लोअर क्लास हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं। तो पहली चीज तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि एक ऐसा लीडर हमारे साथ खड़ा है जो कि हमारे डिमांड्स को अपलिफ्ट कर रहा है, हमारे डिमांड्स को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा है। उसके कारण उन लोगों के अंदर अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आई। लोअर क्लास के अंदर जब सेल्फ रिस्पेक्ट आई तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने की कोशिश की, उन्होंने अपने अपने आप को उठाने की कोशिश की, राइट। सो देखो, इन सब चीजों को अपलिफ्ट करके आप ये बोल सकते हो कि आफ्टर ऑल डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो ऑल्दो उनको एक ऐसा लीडर कहा जाता है कि जो दलित कास्ट के लीडर है, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान रखो तो वो एक सोशल लीडर कहे जा सकते हैं। ही इज एक्चुअली सोशल लीडर जो कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे थे। देखो, अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी है उसमें मान लेते हैं कि एक ये मार्जिनलाइज सेक्शन है और बाकी सारी के सारे सोसाइटी जो है वो काइंड ऑफ अपलिफ्टेड है, बट ये सोसाइटी का जो पार्ट है वो अपलिफ्टेड नहीं है। तो अगर कोई एक ऐसा रिफॉर्मर है जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी के काम सिर्फ इसी पार्ट के लिए काम कर रहा है या फिर पूरे सोसाइटी को एज अ होल वो बेटर बना रहा है। तो देखिए, वही चीज यहां पर है। डॉक्टर अंबेडकर जब एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठा रहे थे सो इनडायरेक्टली एक्चुअली पूरी की पूरी सोसाइटी का लेवल जो है उसको अप करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ गए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की जो इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन सेज हाउ फार डू यू अग्री विद गांधीज व्यूज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस वाज एप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। पहली चीज। सेकंड बोलता है एनालाइज दिस विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टेटमेंट नॉन वायलेंस इज एन एक्ट ऑफ फेथ एंड नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसी चीज को हमें प्रॉपर्ली चेक करना है। ऑलराइट, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि नॉन वायलेंस जो है यानी कि जो अहिंसा है, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा जो है ये एक एक्ट ऑफ फेथ होना चाहिए, एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं होना चाहिए।
ओके, सबसे पहले हम इसको हल्का सा ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के बाकी डिमांड को समझेंगे। देखो, क्वेश्चन का फर्स्ट जो ये स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि नॉन वायलेंस एक एक्ट ऑफ फेथ है, एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं है। तो सबसे पहले समझो, चॉइस किस चीज के बीच में होती है? चॉइस किसी दो चीजों के बीच में होती है हमेशा, राइट? एटलीस्ट कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, राइट? अब देखो, चॉइस के लिए जब भी आप चूज करते हो तो वहां पर क्या होता है, वो दो ऐसी चीजें होती है जहां पर दोनों में से कोई कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है ना? जब आप चूज करते हो तो क्या आप देखते हो कि दो चीजें चूज करनी है, तो उनमें से कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है? जो ज्यादा पसंद है आप उस तरफ जाते हो। तो गांधी जी का बोलना यह है कि नॉन वायलेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि चॉइस वाला मैटर नहीं है। ऐसा नहीं, देखो, नॉन वायलेंस के बराबरी का कोई दूसरा मैटर ही नहीं है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसके बदले में हमें नॉन वायलेंस को चूज करना हो, बिकॉज नॉन वायलेंस का ऑपोजिट क्या है? वायलेंस। तो अगर आपको वायलेंस और नॉन वायलेंस में से कोई एक चीज चूज करना हो तो ये पर्टिकुलर चॉइस तो कभी आनी नहीं चाहिए आपके पास कि आपको वायलेंस करना है या फिर नॉन वायलेंस करना है, राइट? इसलिए बोला जा रहा है गांधी जी के द्वारा कि जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है कोई चॉइस वाला बात ही नहीं है। मतलब यहां पर तो ये बहुत ही बट ऑब्वियस है कि आपको नॉन वायलेंस ही चूज करना है। रादर ये एक एक्ट ऑफ फेथ है। फेथ का मतलब क्या है? ये आपके अंदर से आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम को अपनाया है, अपनाना है हमें वैल्यू सिस्टम, ठीक है? सो गांधी जी का बोलना यह है कि नॉन वायलेंस को आपको सिर्फ चूज नहीं करना है, रादर नॉन वायलेंस को अपने अपने लाइफ के अंदर अपनाना है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट समझ गए। इसी स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है। तो इसी में जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि कितना आप अग्री करते हो कि जो गांधी जी का जो व्यू था नॉन वायलेंस के ऊपर, वो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, नॉन वायलेंस को हम इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हैं, सोसाइटी के लेवल पे देख सकते हैं, स्टेट के लेवल पे भी देख सकते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर पैरा ऐसा भी देना होगा अपने आंसर में जहां पर हम ये बताएं कि आफ्टर ऑल स्टेट के लिए जो ये नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से नॉन वायलेंस को यूज करके जो हमारा स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कुछ बेटर काम कर सकती है, किस तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती है, ठीक है? लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इसका इंट्रोडक्शन के अंदर आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहाँ पे जो बिगर पिक्चर है दैट इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि उन्हें फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। वो साथ ही साथ एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे, वो एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। तो क्या हम उसे एक रिलीजियस लीडर भी बोल सकते हैं? काइंड ऑफ एक रिलीजियस लीडर भी थे, नॉट इन ए ट्रू सेंस बट इनडायरेक्टली वो एक रिलीजियस लीडर भी थे, राइट? साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो फिलोसफी है वो एक न्यू फिलोसफी के स्कूल की तरह चलती है, जिसे कहते हैं गांधीन फिलोसफी। ऑल तो गांधी जी ने इस चीज को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि गांधीन फिलोसफी नाम की कुछ भी नहीं है, बट स्टिल हम तो ऐसा जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं, राइट? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि गांधीयन जो फिलोसफी है वो सिर्फ एक फिलोसफी नहीं है, रादर वो एक वे ऑफ लिविंग है? बिकॉज वो किस तरीके से हमें जीना है, नॉन वायलेंस को चूज करना है, ट्रुथ को चूज करना है, ये सब हमें सिखाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ लिविंग। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो, सो महात्मा गांधी का जो पहला नेम का वर्ड है दैट इज महात्मा। हु इज कॉल्ड अ महात्मा? महात्मा उनको बोला जाता है जिसकी जो वे ऑफ लिविंग है बहुत ही सिंपल हो, राइट? बहुत ही सिंपल हो, स्टिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, राइट? मतलब बहुत सादे तरीके से रहने के बावजूद वो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, राइट? तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जहां पर आप गांधी जी के बारे में बता सकते हो कि एक्चुअली गांधी जी की इंपॉर्टेंस क्या थी। आफ्टर ऑल गांधी जी की जो वैल्यू है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वो इतनी ज्यादा क्यों थी, राइट? तो जब आप इसको बता देंगे तो आपका इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ रेडी हो जाएगा, जहां पर अपने आंसर के मेन पार्ट्स को लिखने को रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए, इस पर्टिकुलर आंसर को लिखते समय आपको कोशिश करना है कि अपने आंसर के अंदर अलग अलग डायमेंशंस को आप मेंशन करो। बिकॉज गांधीयन फिलोसफी है वो सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन नहीं है, वो यूनिडायमेंशनल वो क्वेश्चन नहीं है या फिर एक यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट नहीं है, वो एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो आपको कोशिश करना है कि आपने इस आंसर को भी मल्टी डायमेंशनल बनाओ, ठीक है? सो देखो, अगर आप गांधीयन फिलोसफी की बात करो तो क्या गांधीयन फिलोसफी किसी सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर आता है कि गांधीयन फिलोसफी को सिर्फ आप पॉलिटिकल सेंस में या फिर सिर्फ पर्सनल सेंस में आप ले सकते हो? नो, ऐसा नहीं। गांधीयन फिलोसफी जो है वो एक बार में साइमल्टेनियस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वहां पर वो यूज हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल स्फीयर में, हमारे पर्सनल स्फीयर में, हमारे मॉरल स्फीयर में, हमारे रिलीजियस स्फीयर में, हमारे स्पिरिचुअल स्फीयर में, हर जगह पर आप अपने गांधीयन फिलोसफी को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो गांधीयन फिलोसफी अपने आप में ट्रेडिशनलिज्म को भी फॉलो करता है। ट्रेडिशनलिज्म मतलब जो कुछ पुरानी ख्यालात की चीजें हैं उनको भी वो प्रपोज करता है, साथ ही साथ कुछ चीजों को वो मॉडर्न कंसेप्ट पर भी मतलब बताते हैं। सो ट्रेडिशनलिज्म प्लस मॉडर्निज्म का भी एक परफेक्ट बैलेंस है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो गांधीयन जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल है, बट साथ ही साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट? सिंपल क्यों है? बिकॉज चीजें समझनी बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज उस चीजों को फॉलो करना बहुत आसान है, राइट? इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया के जो अलग अलग ट्रेडिशंस थे उसको, साथ ही साथ जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस थे उसको, दोनों को गांधी जी ने अपनी विचारधारा के अंदर इंक्लूड किया था। तो गांधी जी ये नहीं बोलते हैं कि जो इंडिया बोलता है सिर्फ वही सही है। गांधी जी बोलते हैं कि जो भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सबसे अच्छी चीजें ले लो, सबसे अच्छी अच्छी चीजों को सीखो और इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। गांधी जी बोलते हैं कि जो मेरा लाइफ रहा है इट हैज बीन अ एक्सपेरिमेंट
विद ट्रुथ, एक्सपेरिमेंट ट्रुथ मतलब सच के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने समझने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली ट्रुथ क्या है। तो क्यों वो ट्रुथ को इतने पीछे पड़े हुए थे, क्यों ट्रुथ को इतनी वैल्यू दे रहे थे? बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ट्रुथ वॉज गॉड, राइट। तो वो गॉड की तलाश में एक्चुअली मतलब गॉड की खोज में निकले थे और उस पर्टिकुलर रास्ते को वो ट्रुथ के थ्रू अपनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जो सच्चाई है उसके थ्रू अपनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो इस सब चीज़ों के थ्रू आप अपने बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर हम गांधी जी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसकी वैल्यू को बता रहे हैं, राइट। अब देखो साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो अपने नेक्स्ट पैरा के अंदर कि आफ्टर ऑल गांधी जी किससे इंस्पायर्ड थे, तो गांधी जी के इंस्पिरेशन कौन थे? सो देखो गांधी जी का एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि गांधी जी कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करते थे कि मुझे सिर्फ इससे सीखना है या फिर इससे नहीं सीखना है। गांधी जी हमेशा अपने आप को अनलिमिटेड रखते थे, मतलब जो भी उन्हें सिखा रहा है वो सबसे सीखते थे। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता जो था उन्होंने उससे सीखा, उन्होंने बुद्धिज्म की जो बुक्स थी उन्होंने उससे सीखा, उन्होंने जो जैनिज्म की अलग अलग बुक्स आई उन्होंने उससे सीखा, फिर जो बाइबल आया उन्होंने उससे सीखा, इस्लाम आया, इस्लाम की जो कुरान आई उन्होंने उससे सीखा, राइट। फिर अगर आप लोगों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बिकॉज उनको पॉलिटिकल लीडर बोला जाता है, गांधी जी का लीडर बोला जाता है, पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश ऑथर्स थे जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय हो गए, लियो टॉल्स्टॉय। इसके अलावा आपने जॉन रस्किन्स का नाम सुना होगा, जॉन रस्किन्स, राइट। तो ये सब के सब ऐसे लोग थे जिनकी राइटिंग्स, जिनके वर्क्स, जिनके बुक्स, इन सबको पढ़कर गांधी जी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, राइट। इन देखो जैसे लियो टॉल्स्टॉय जो थे उन्होंने किताब लिखी थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इज विद इन यू, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर उन्होंने किताब लिखी थी, इस पर्टिकुलर किताब के अंदर वो बताते हैं कि हर एक पर्सन का जो सोल होता है, मतलब जो उसकी स्पिरिट होती है, वही एक्चुअली गॉड है, राइट। लियो टॉल्स्टॉय ने ये बताया। गांधी जी इस चीज से काफी ज्यादा ज्यादा वो हुए थे, प्रभावित हुए थे, काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का जो कंसेप्ट था वो लेकर आए थे कि हर एक पर्सन को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने आप के अंदर झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करके अपने अंदर से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से देखो रस्किन बॉन्ड जो थे, जॉन रस्किन थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। देखो अनटू दिस लास्ट जो थी वो किताब थी जिसके अंदर ये बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर नेशन जो है, नेशन को तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक उसका लास्ट पर्सन जो है उसको खाना ना मिल जाए, राइट। उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, उसको प्रॉपर बेनिफिट्स ना मिल जाए। कोई भी वेलफेयर स्कीम अगर ये पर्टिकुलर नेशन स्टार्ट कर रहा है तो जब तक उसके लास्ट पर्सन को उस पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम की वेलफेयर ना मिल जाए, बेनिफिट्स ना मिल जाए, तब तक उस कंट्री को काम करते रहना चाहिए। सेम चीज है, कंसेप्ट यहाँ पर गांधी जी ने उठाया। गांधी जी ने इसका नाम रखा सर्वोदय, राइट। सर्वोदय, सर्वोदय का बेसिक मीनिंग क्या है? सर्व उदय, सर्व उदय। सर्व का मतलब होता है सब, सब मीन्स ऑल, उदय का मतलब है राइज। तो गांधी जी ने बोला कि हर एक पर्सन को राइज करना है, भले वो लोअर क्लास का हो या फिर लोअर कास्ट का हो, हायर कास्ट का हो, मीडियम कास्ट का हो, किसी कास्ट का भी हो, हर एक पर्सन को राइज करने का उतना ही हक है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि गांधी जी के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है अलग अलग पर्सन का, और गांधी जी ने अपने आप को कभी भी लिमिट नहीं किया कि मुझे सिर्फ इससे सीखना है या फिर इससे नहीं सीखना है। गांधी जी को जब भी मौका मिला, उनको जब भी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने हर उस किताब से, हर उस वर्क से, हर चीज से सीखने की कोशिश की, राइट। तो इन सब चीजों को एक्चुअली आप अपने खुद की लाइफ के अंदर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर भी इन सब गांधीयन प्रिंसिपल्स को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी आपको सही लग रही है, आप उन सब चीजों को अपने लाइफ के अंदर अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बेसिकली नॉन वायलेंस के बारे में बात कर रहा है, राइट। नॉन वायलेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है। सो अब हम क्वेश्चन के मेन डिमांड के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अब नॉन वायलेंस की इंपॉर्टेंस को समझाना होगा। तो आपको नॉन वायलेंस की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए उसको हमेशा गांधीयन फिलोसफी के साथ डीलिंग करना है, ठीक है। इन सब दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो गांधीयन फिलोसफी है उसका वन ऑफ द सबसे कोर प्रिंसिपल्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है वो नॉन वायलेंस है, राइट। बिकॉज गांधी जी ने बोला कि बाकी सब तो ठीक है बट नॉन वायलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो इतना अच्छा चल रहा था, ऑलमोस्ट 2 साल तक उसने ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स का जो रूलिंग कैपेसिटी था उसको खत्म कर दिया था, और ये काइंड ऑफ इंडिया को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस दिला सकता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। बट इसके बावजूद गांधी जी ने उसको रोक दिया, उसको बंद कर दिया। रीजन क्या था? वायलेंस, वायलेंस ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, राइट, जो 1922 में हुआ। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो वायलेंस था वो गांधी जी के लिए अनटॉलरेबल था, और गांधी जी के लिए जो एकमात्र रास्ता था जिसके थ्रू गांधी जी इंडिपेंडेंस को लाना चाहते थे, दैट वाज नॉन वायलेंस। सो नॉन वायलेंस जो था वो गांधीयन प्रिंसिपल का सबसे कोर प्रिंसिपल आप कह सकते हो, सबसे कोर प्रिंसिपल था, सबसे कोर सिद्धांत था, ठीक है। उनके लिए नॉन वायलेंस सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि आप इसमें बिलीव कर लो, रादर ये कोई मैटर ऑफ चॉइस नहीं था कि आपको चूज करना है कि या तो ये या फिर ये, तो उसमें से आपने नॉन वायलेंस चूज किया, ऐसा नहीं था। उनके लिए ये एक आर्टिकल ऑफ फेथ था, ये फेथ था, ये एक वे ऑफ लिविंग था कि आप इसको अपना लो, आप इस पर्टिकुलर चीज को अपने अंदर अपना लो, ताकि आपको कभी भी चूज वाले मैटर में ना आए कि मुझे या तो नॉन वायलेंस को चूज करना है या फिर किसी और चीज को, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, राइट। तो देखो नॉन वायलेंस को उन्होंने एक्चुअली कनेक्ट किया ट्रुथ के साथ। उन्होंने बोला कि देखो अगर आप एक ऐसा पर्सन हो जो कि ट्रुथफुल हो,
अगर आप सच हो, अगर आपके अंदर सच्चाई है, तो आप हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करोगे, राइट? बिकॉज आप जानते हो कि बिकॉज आपको ट्रुथ पता है। सिंपल वर्ड्स में गांधी जी ने बोला कि आपको ट्रुथ पता है, और ट्रुथ ये है कि वायलेंस से कभी भी कोई हल नहीं निकलता, वायलेंस से कभी भी कोई भी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो सकती, राइट? तो उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस जो है वही लोग अपना सकते हैं जो कि ट्रुथफुल है, और ट्रुथ को गांधी जी ने गॉड के साथ कनेक्ट किया, राइट? तो इनडायरेक्टली गांधी जी ने नॉन वायलेंस को एक्चुअली गॉड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, राइट? उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर काम करते हो तो उसके अंदर हमेशा मीन्स और जो एंड्स है उसके बीच में एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एंड अगर अच्छा है तो उसके जो मीन्स है वो भी अच्छे होने चाहिए, मतलब जो रास्ता आपने अपनाया है वहां तक पहुंचने के लिए वो भी अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली गांधी जी ने बोला कि अगर कुछ करने के लिए आपका रास्ता अच्छा है तो आपका जो एंड है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने एंड और मीन्स के बीच में कॉन्टिन्यूटी बनाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि अगर हमारा जो मेन एम है लाइफ का वो गॉड को अटेन करना है, मतलब कि ट्रुथ को अटेन करना है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान को पाए तो हमारे जो रास्ते हैं वो कभी शैतान वाले नहीं हो सकते, राइट? सो हमारे रास्ते कभी इविल वाले नहीं हो सकते। तो इस तरीके से उन्होंने एंड और मीन्स के बीच में कॉन्टिन्यूटी बनाने की कोशिश की, और ये जो कॉन्टिन्यूटी है इसमें जो मीन्स वाला पार्ट है वहां पर नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई एंड ऐसा हो जो कि पीसफुल हो, राइट? आप चाहते हो कि आप हर चीज में पीसफुली रहो, आप अपनी शांति से अपनी जिंदगी को जियो, तो आप जो मीन्स अपना रहे हो उसके अंदर भी आपको पीस, नॉन वायलेंस को ही अपनाना पड़ेगा। अगर आप नॉन वायलेंस को अपनाएंगे तभी आप इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, राइट? सिमिलरली देखिए गांधी जी ने बोला कि जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है इसको आप किस तरीके से अपने लाइफ के अंदर एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं। यू कैन डू इट थ्रू लव, ह्यूमैनिटी, इन सब कंसेप्ट से आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो गांधी जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट का गांधी जी ने बोला कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक्चुअली एक सिंबल थे लव के, ह्यूमैनिटी के। उनका मानना ये था कि देखो अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो एकमात्र रास्ता जो है वो नॉन वायलेंस से होकर ही जाता है, कोई और रास्ता कभी भी गॉड की तरफ लेके नहीं जाएगा। बाकी सारे के सारे रास्ते जो है कहीं ना कहीं गलत होते हैं, ठीक है? सो अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो जो रास्ता आपको फॉलो करना है दैट शुड बी थ्रू नॉन वायलेंस ओनली, ठीक है? देखो ये सब तो बोला उन्होंने नॉन वायलेंस के बारे में। नाउ वायलेंस के बारे में गांधी जी क्या बोलते हैं? वायलेंस के बारे में बोलते हैं कि गांधी जी बोलते हैं कि देखो वायलेंस जो है वो एनिमल्स के लिए, राइट? एनिमल्स के लिए। क्यों? बिकॉज जो एनिमल्स की सोल होती है, जो एनिमल्स की स्पिरिट होती है, या तो वो स्लीपिंग होती है मतलब सो रही होती है, या फिर वो अंडर डेवलप्ड होती है। तो ये सोल अंडर डेवलप्ड होने के कारण ये लोग अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब अपने सोचने की शक्ति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये लोगों के मन में जो भी है, जो भी इनकी प्रवृत्ति है, जो भी इनका नेचर है, उस चीज को फॉलो करते हुए अपने काम करते हैं। तो इसीलिए वो लोग वायलेंस को यूज करते हैं, खाना खाने के लिए भी वायलेंस, अपनी टेरिटरी को अपनाने के लिए भी वायलेंस, हर चीज के लिए एनिमल्स जो है वायलेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की जो लाइफ है, ह्यूमंस की लाइफ में जो सोल होता है, मतलब या फिर स्पिरिट होता है, वो अंडर डेवलप नहीं होता, वो स्लीपिंग नहीं होता है, वो जगा हुआ होता है। मतलब द सोल ऑफ अ ह्यूमन इज एक्चुअली अवेक। तो हम तो सोच सकते हैं, हम तो समझ सकते हैं, तो हमारी लाइफ में वायलेंस एक्चुअली कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए। हमारे लाइफ में जो भी एक एक रास्ता होना चाहिए दैट शुड बी थ्रू नॉन वायलेंस ओनली। नॉन वायलेंस के थ्रू ही एक्चुअली आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से वायलेंस को एनिमल्स के साथ कनेक्ट किया, एनिमल्स की नेचर के साथ कनेक्ट किया, और उसके थ्रू उन्होंने बोला कि कभी भी नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट? अब देखिए अगर हम नॉन वायलेंस और वायलेंस के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करें तो क्या आप ये कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस एक वो कंडीशन है जहां पर वायलेंस ना हो रहा हो, राइट? क्या एक ऐसा कंडीशन है? क्या हम कह सकते हैं कि अगर वायलेंस नहीं हो रहा है तो इट इज नॉन वायलेंस? देखो कह तो सकते हैं, बट ये जो तरीका है वो सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं वायलेंस नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं नॉन वायलेंट हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नॉन वायलेंस जस्ट एक कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चीज नहीं कर रहे हो तो आप दूसरी चीज हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। नॉन वायलेंस जो है, जैसा हमने बात की, ये एक वे ऑफ लाइफ है। अगर आप चूज करते हो, राइट, चूज करते हो वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, बिकॉज आपने यहाँ पर चूज किया। और जैसा हमने बात की, नॉन वायलेंस कभी भी एक चूजिंग का मैटर नहीं हो सकता। रादर जो नॉन वायलेंस है वो आपको लव, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें सिखाएगा। वो आपको पीस सिखाएगा, वो आपको आगे बढ़ना सिखाएगा, किसी और के मामले में इंटरफेयर करना नहीं सिखाएगा। तो इस तरीके से नॉन वायलेंस को उन्होंने पीस के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने बोला कि जो नॉन वायलेंस है दैट इज द ओनली वे जिसके थ्रू हम एक्चुअली वर्ल्ड के अंदर पीस को इंश्योर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने आसपास के लोगों के साथ में एक्चुअली पीसफुली रह सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी के साथ एक्चुअली पीसफुली रह सकते हैं। इन सब का जो एकमात्र रास्ता है दैट इज थ्रू नॉन वायलेंस एंड नॉन वायलेंस ओनली, ठीक है? तो इसके लिए गांधी जी ने कुछ और भी ऐसे ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स दिए जिसके थ्रू उन्होंने अपने नॉन वायलेंस को डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने नॉन वायलेंस को और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो गांधी जी बोलते हैं कि देखो जो हर एक पर्सन है उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ, मतलब कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड्स होते हैं। अब देखो अगर मेरे अंदर कुछ बैड्स हैं और उस बैड के कारण
अगर कोई मेरा एनिमी बनता है, मतलब किसी को अगर मैं पसंद नहीं आता हूं, तो इसमें इस पर्टिकुलर पर्सन की कोई गलती नहीं है, रादर गलती मेरी है कि मुझे अपनी गलती समझ नहीं आई और मेरी गलती के कारण वो पर्टिकुलर पर्सन मेरा एनिमी बन गया। तो गांधी जी बोलते हैं कि अगर कोई दूसरा पर्सन मेरा एनिमी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं मुझे ही लेनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा एनिमी जो है वो मेरे ही मेरे ही स्पिरिचुअल सेंस का एक पार्ट है। बिकॉज मेरा जो एनिमी बना है वो मेरे ही किसी न किसी फीलिंग के कारण बना है। हो सकता है कि वो फीलिंग नेगेटिव हो सकता है कि वो फीलिंग एंगर हो, राइट, किसी भी तरीके का नेगेटिव फीलिंग हो, बट वो फीलिंग मेरी थी। तो एक एनिमी जो है ही इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ। गांधी जी का ये बोलना है। सो अगर आपको उस एनिमी को दूर करना है, उस एनिमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपको अपने अंदर को रेक्टिफाई करना होगा, अपने प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना होगा, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, राइट। साथ ही साथ गांधी जी ये बोलते हैं कि अगर कोई भी मान लो पर्सन ए है, पर्सन बी को अगर हर्ट करता है, इफ ए इज हर्टिंग बी, तो बी को तो हर्ट होगा, बट ये किसने नहीं बोला कि ए को हर्ट नहीं होगा, साथ में ए को भी हर्ट होगा। बिकॉज कोई भी पर्सन कभी भी अगर दूसरे पर्सन को हर्ट करेगा तो उससे कहीं ना कहीं खुद भी हर्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से गांधी जी एक्चुअली वायलेंस को हटा करके नॉन वायलेंस को लोगों के बीच में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि जो नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट है नॉन वायलेंस का, उसको आप ह्यूमन डिग्निटी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो, राइट। आप ये कर सकते हो कि अगर आपको डिग्निफाइड वे में रहना है तो आपको नॉन वायलेंस को चूज करना है। नॉन वायलेंस में आप कुछ इस तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर नॉन वायलेंस को चूज कर सकते हो कि आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में, आपकी लाइकिंग्स में, हर तरफ नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली रेमिट होना चाहिए, वो चीज एक्चुअली शो होनी चाहिए कि आप नॉन वायलेंट मीन्स को यूज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को एक नॉन वायलेंस तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हो, जीने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके से नॉन वायलेंस का जो इंपॉर्टेंस था वो गांधी जी ने समझाया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि आफ्टर ऑल एक स्टेट के लिए नॉन वायलेंस की इंपॉर्टेंस कैसे हो सकती है, क्या स्टेट के लिए नॉन वायलेंस एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है। तो गांधी जी ने बोला कि नॉन वायलेंस बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है अगर स्टेट जो है सोशल वेलफेयर को काइंड ऑफ बढ़ाना चाहती है, तो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहती है। तो देखो जब भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन्हें अगर कुछ नहीं मिलती है, सोसाइटी को अगर कुछ नहीं मिलता है, तो जो जो सोसाइटी वो क्या करती है, सोसाइटी कैन प्रोटेस्ट, इट कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। बट ये प्रोटेस्ट किस तरीके का होना चाहिए, इट शुड बी नॉन वायलेंट एंड पीसफुल, राइट। अगर ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनकी बातें सुनेगी और हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। लेकिन समझो अगर ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट जो कि सोसाइटी कर रही है, अगर ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया, तब तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी, इसको अप्रेस करने की कोशिश करेगी, और इसके थ्रू कभी भी सोसाइटी के अंदर पीस क्रिएट नहीं हो सकता, इसके अंदर कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। बिकॉज अगर स्टेट लोगों के साथ वायलेंस करेगा तो बदले में लोग जो है वो भी स्टेट के साथ वायलेंस करेंगे, और किसी भी तरीके का जो वायलेंस है वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए वो काइंड ऑफ डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, जो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का फेथ है वो भी ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो स्टेट है उसको नॉन वायलेंस के साथ लिंक किया था उन्होंने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। सो आई होप आप इस चीज को समझ गए कि एग्जैक्टली आफ्टर ऑल किस तरीके से स्टेट को आप नॉन वायलेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। अब देखो अगर हम रेलिवेंस देखें, देखो एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट है नॉन वायलेंस का, क्या वो प्रेजेंट डे में रेलिवेंट है। आपको रशिया यूक्रेन के वॉर के कंसेप्ट में पूछा जा सकता है, आपको जो डिफरेंट इंस्टेबिलिटी चल रही है वर्ल्ड के अंदर उनके कंसेप्ट में पूछा जा सकता है। तो आप वहां बता सकते हो कि देखो गांधी जी का कंसेप्ट ये था कि किसी भी पर्टिकुलर सूरत में, किसी भी कंडीशन में कभी भी नॉन वायलेंस को छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना है, राइट। लेकिन अभी अगर आप प्रेजेंट डे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखोगे तो कहीं कहीं पे फोर्स का यूज जो है या फिर वायलेंस का यूज जो है वो इनएविटेबल हो जाता है, मतलब उसके बदले काम नहीं चल सकता। सिंपल वर्ड्स में देखिए, मान लेते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर कंट्री ए है और कोई दूसरी कंट्री बी है, और जो कंट्री बी है वो ए के अगेंस्ट हॉस्टाइल है और बी जो है ए के ऊपर अटैक कर देती है। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर ए को फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा, वायलेंस का यूज करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर ये नहीं करेगी तो बी जो है इनके ऊपर काफी ज्यादा ऑपरेशन करेगा, सप्रेशन करेगा और प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी ए के लिए, राइट। तो ए को यहाँ पर जब भी बी थ्रेटन कर रहा है, प्रॉब्लम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर नॉन वायलेंस को फॉलो करना सही नहीं होगा, यहाँ पर वायलेंस करना सही होगा, बिकॉज यहाँ पर जरूरत है उस पर्टिकुलर चीज की। सो आप आज के प्रेजेंट डे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरीके से नॉन वायलेंस का कंसेप्ट बता सकते हैं, राइट। साथ ही साथ देखो आप यहाँ पर और भी एग्जांपल दे सकते हो कि आपको याद होगा थॉमस हॉब्स नाम के एक पर्सन है, थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं, थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि नेशनल लॉ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, राइट, उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट
उसको पनिशमेंट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पर नॉन वायलेंस को छोड़ करके वायलेंस को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप स्टेट की जो डिग्निटी है, स्टेट की जो गरिमा है, उसको मेंटेन कर सको और उसको और ज्यादा आगे बढ़ा सको। राइट? तो आई होप आप समझ गए कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वहां पर आप बोल सकते हो कि नॉन वायलेंस हर जगह पर काम नहीं करेगा प्रेजेंट डे में, बट हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि फोर्स हमारा कभी भी मेन स्टे ना हो। फोर्स या फिर वायलेंस जो है वो हमारा कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमेशा नॉन वायलेंस ही होना चाहिए, और ये आज के प्रेजेंट डे कंडीशन में भी, हमारे एंशियंट पास्ट में और हमारे मॉडर्न फ्यूचर में, हर तरफ ये पर्टिकुलर चीज ध्यान में रहना है कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इट शुड ऑलवेज बी नॉन वायलेंस, रादर कोई और पर्टिकुलर चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नॉन वायलेंस के अलावा कुछ और चीज हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी एक्चुअली प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना आंसर यहाँ पर एंड कर सकते हैं। अब देखो, और अगर आप अपने आंसर को एंड करने के लिए ये भी बता सकते हैं कि जो गांधीयन आइडियोलॉजीज है, उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट डे में रेलिवेंस को काफी ज्यादा मेंटेन किया है, और जो हमारी आज की डेमोक्रेसी है, राइट, जो भी हमारे आज के थॉट स्ट्रक्चर है, हमारी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, हर तरफ कहीं ना कहीं जो गांधीयन आइडियोलॉजीज हैं वो कहीं ना कहीं शेप होती है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। राइट? वो शो होती है कि आफ्टर ऑल गांधी की जो आइडियोलॉजीज थी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑल दो गांधीयन आइडियोलॉजी उस पर्टिकुलर टाइम में थी जब हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, बट इनकी रेलिवेंस जो है आज तक जो प्रेजेंट डे सोसाइटी है उस चीज के ऊपर भी है। आज का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो भी गांधीज्म को प्रॉपर्ली फॉलो करता है। आज के भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि गांधी को आज भी फॉलो करते हैं। गांधीयन फिलोसफी की इंपॉर्टेंस ना कभी कल खत्म हुई थी, ना आज कम हुई है, ना ही कभी आने वाले कल में कभी भी कम होगी या फिर खत्म होगी। ठीक है? सो इस तरीके से आपको अपना आंसर एंड करना है, आपको गांधीयन फिलोसफी की इंपॉर्टेंस के बारे में बतानी है, और दिस वे आपका आंसर एक बेहतरीन टोन पर फिनिश होगा और आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है? सो आई होप आप समझ चुके हैं कि इस दोनों ही क्वेश्चन को जो आज हमने डिस्कस किया, एक अंबेडकर के ऊपर और एक गांधी के ऊपर, उनको किस तरीके से अप्रोच करना था, क्या क्या कंटेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस की आंसर भी देने की कोशिश की, एज टू किस तरीके से आप अगर इसके कोई वेरिएंट्स आते हैं क्वेश्चन के तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, तो हमने हर चीज को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। आई होप आपको हर चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।